शब्द प्रॉपर्टी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य में यह उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के मध्य में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएंगे टोटल जो अक्षर हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। दोस्तों देखते हैं कैसे। देखिए प्रॉपर्टी को अच्छे से देखिए एक बार आप देखेंगे यहाँ पे जो बनेंगे युग्म बनेंगे, जो पेयर बनेंगे दोस्तों ओ पी बन जाएगा, फिर आपका ओ आर बन जाएगा, फिर पी आर बन जाएगा, फिर आर पी बन जाएगा, है ना। तो ये 4 आपके बन रहे हैं पेयर, है ना। इस वजह से इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब परिवर्तित रहते हैं? तो दोस्तों कितने को परिवर्तित रहते हैं दोस्तों? तो आप देख रहे होंगे। देखिए सबसे पहले आप लेटर देखो ए को आप ऐसे लिखो या इसका इमेज बनाकर ऐसे करो, दोनों में सेम ही बनेगा ना, बी का अलग नहीं हुआ। देखो अब एक और है आपका एच। ऐसे ही आपके टोटल 11 ऐसे लेटर है दोस्तों जिनका मिरर इमेज भी प्रतिबिंब जो बनेंगे, दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे, वो भी सेम होंगे दोस्तों, बदलेंगे नहीं, है ना। तो वो हो जाएंगे टोटल 11। आप एक बार देख लेना। एच हो जाएगा, फिर आपका आई हो जाएगा, है ना, आई हो गया, फिर एम हो जाएगा, ओ हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना, यू भी, फिर आपका डब्लू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा। देखो इतना टोटल हो गया ना। चलिए याद रखिएगा टोटल 11 ऐसे लेटर हैं। चलिए, दिए गए विकल्पों में से बेमेल छांटिए। देखिए इन सब में से ऑड कौन है वही हमें देखना है। देखिए यहाँ अगर हम लोग लेटर देख पा रहे हो तो मैक्सिमम क्या है, ऐसा है जो किसी से डिविजिबल नहीं है। ये देखो 171 ये डिविजिबल है दोस्तों। ये आपका 19 के टेबल में आता है ना, 19 के पहाड़े में आता है ना। 19 9 कितना होता है, 171 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है दोस्तों। सबसे पहले आप देखो सी आर सब में कॉमन है, आर के बाद आई भी कॉमन है, और आई के बाद क्या है दोस्तों, कहीं कहीं आई के बाद एस है और कहीं कहीं टी है। तो सबसे पहले लेटर आप जब काउंट करोगे तो पहले एस आता है या टी आता है? तो पहले दोस्तों आर एस टी, पहले एस आता है तब ना टी आता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों आर एस टी, मतलब ये जो एस वाला पार्ट है 3 और 4 ये पहले होंगे और बाकी बाद में होंगे दोस्तों, है ना। तो 3 और 4 पहले होंगे, कोई भी देखते हैं 3 और 4 पहले होंगे, इसका मतलब ये वाला दोनों जो पार्ट है वो आपका कट जा रहा है ना। चलिए, तो यही दोनों में से कोई कॉमन बनेगा 3 4 से। देखते हैं, देखिए सी आर आई एस, यहाँ देखो 3 नंबर में देखो आप सी आर आई एस, एस के बाद क्या है, दोनों में एस तक है, उसके बाद आई है और इसमें पी है नेक्स्ट लेटर, इसमें आई है और इसमें पी है। तो पहले लेटर कौन सा आता है, आई आता है ना, उसके बाद पी आता है ना। तो ये 3 नंबर 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों, मतलब एक सबसे पहले 3 होगा उसके बाद 4 होगा। तो ये दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला ही हमारा डिसाइड करेगा। देखो सी 1 नंबर देखो और 2 नंबर, ये दोनों में कंपेयर करो। सी आर आई उसमें भी है, टी भी उसमें, दोनों में कॉमन है। लेकिन टी के बाद पहले वाले में आई है और इसमें क्या है, ई है। तो पहले आई आता है या पहले ई आता है? तो दोस्तों पहले ई आता है उसके बाद आई आता है ना, ए बी सी डी ई, उसके बाद में आई आता है ना। तो इसका हो जाएगा 3 4 फिर 2 उसके बाद 1 होगा। तो 3 4 2 1 कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ रिवर्स में बोल रहा है ना, विपरीत में, तो सबसे पहले क्या है कि आप सीधे वाले को अगर आपका याद है, मतलब सीधे वाला लेटर आपको याद है ना, तो उसमें क्या करना है कि जो भी लेटर का पूछा जाएगा उसमें आप 27 से माइनस कर दीजिएगा तो रिवर्स आ जाएगा। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। 27 से आप माइनस कर देना जो भी आपका लेटर होगा, तो आपका इरिवर्सिबल आ जाएगा ना, इरिवर्सिबल आ जाएगा, विपरीत वाला आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, वो एक्चुअली क्या कह रहा है कि बायां से क्या बोल रहा है, 19वां अक्षर है ना, बाईं ओर से 19वां अक्षर। तो देखते हैं दोस्तों बाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में 19 कर रहा है, तो मतलब आप 19 क्या करोगे, माइनस करोगे 27 से, जो आएगा आपका वही लेटर हो जाएगा ना सीधा से। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों, माइनस करके देख लेते हैं हम लोग। 27 माइनस 19 है ना, करके देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया आपका 8 हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों लेटर, हम लोग गिन लेते हैं। A B C D E F G H। देखो 5 6 7 8 आता है H। तो हमारा जो 19वां लेटर हो जाएगा रिवर्स में, वो हो जाएगा कौन सा दोस्तों, 19 नंबर पे H हो जाएगा, है ना। तो H मैंने लिखा 19 नंबर पे, इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, H मैंने किया। चल अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब ये एक्चुअली बोल क्या रहा है, देखो क्वेश्चन तो 19वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर, 19वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर। तो ये जब आपका H आ गया यहाँ पे, तब इससे 8 शिफ्ट करना है ना। तो H के बाद आ जाएगा आपका I J K L M N O P, P आ रहा है ना। तो P इसका जो हो जाएगा दोस्तों, ये ही इसका यहाँ पे डिजिट हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, P हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गई आपको। एक्चुअली जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मतलब P हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बोला सबसे पहले इसने बाईं ओर से 19वां अक्षर, तो हमने बाईं ओर से 19वां अक्षर निकाल दिया, है ना। रिवर्स में बोला था, तो रिवर्स में 19वां पे कौन सा था दोस्तों, तो हमने सबसे पहले निकाल दिया। 19 पे था आपका H, जो कि मैंने रिवर्स में फॉर्मूला भी बताया, अगर आपको नहीं भी याद है तो 27 से माइनस कर देना है जो भी रहेगा। और फिर उसके बाद आपका वहाँ से बोल रहा ना 19वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो वहाँ से हम 8वां अक्षर ले गए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर पे आया P, तो मेरा राइट आंसर P हो गया। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। उस सही विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध तीसरे पद से है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। मतलब ये और ये जैसे जैसे लिखा गया है उसी कोड में हमको ये वाला भी लिखना है ना, सेम कोड में हमको ये वाला भी लिखना है ना, ये वाला। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा दोस्त, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे है K C और A। K C A को लिखा है इसने, सबसे पहले हम लेटर जैसे हमें पता है K C A को इसने कैसे लिखा है, H B E करके लिखा है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही होगा। K कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो ये 11 नंबर पे आता है। C 3 नंबर पे आता है और A 1 नंबर पे आता है। सेम इसको देखते हैं H कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 8 नंबर पे आता है, जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। B 2 नंबर पे और E 5 नंबर पे। अब देखिए इस दोनों को हम लोग कैसे वो कर सकते हैं कि दोनों में कुछ मतलब सिमिलैरिटी बन रही है। वो कैसे बन रही है, कॉमन क्या बन रहा है इसमें, तो देखिए आप डिफरेंस देखो तो लगभग सब में एक जैसा नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप कि सबको ऐड कर दो, सीधी सी बात। तो 11 3 14 और 1 15, तो यहाँ 15 बन रहे हैं। और यहाँ देखो 8 2 10 और 5 15, यहाँ भी 15 बन रहे हैं। तो मतलब यही वाला आपका कॉन्सेप्ट लगने वाला है। दोनों को अल्फ़ाबेट का जो प्लेस वैल्यू है उसको लिख के ऐड कर दो। देखते हैं तो E का आपका हो जाएगा 5, B का हो जाएगा 2, 5 2 7 और H का हो जाएगा 8। 5 2 7 और 8 कितना होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15, ये भी सेम है ना, इक्वल टू। फिर उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें भी 15 होना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं CBM। अब M आपका 15 से तो ऑलरेडी ऊपर हो जाएगा ना, क्योंकि MN 13 14 होते हैं, है ना। तो ये ऑलरेडी ऊपर हो जाएगा, तो M वाला तो पार्ट रहेंगे नहीं, है ना। C आपका 3 होता है,
तो आप ऐसे ही इसको एलिमिनेट कर सकते हो कि ये दोनों होने वाला है नहीं, है ना, एम वाले पार्ट है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें आपका एक है 5 और 3 8 और 2 10, तो ये भी नहीं होने वाला है दोस्तों, है ना, ये भी नहीं होने वाला है, इसको भी काट दो। अब ये देखो 3 और जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 7 नंबर पे, 7 और 3 10 और 5 15, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसके साथ बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बनाने हैं, और हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें एटोरिया के रीजनिंग पार्ट को बताया था, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं ना। तो मुझे यहाँ इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं होगी, इससे आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, और टेलीग्राम चैनल पे हम इसको प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर लोगे दोस्तों। तो हम लोग यहाँ मेनली फोकस करेंगे जीके जीएस का और आपका साइंस वाले पार्ट को, है ना। तो देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस और अपराधी को निरूपित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जो चोर, पुलिस और सबको निरूपित करता है। देखिए, चोर, पुलिस, अपराधी। अपराधी, देखिए चोर अपराधी हो सकता है, यहाँ सबसे पहले समझो, एक चोर है वो अपराधी हो सकता है, लेकिन पुलिस इन दोनों से क्या कनेक्टेड है, पुलिस इन दोनों से अलग है ना, पुलिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सीधा आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चोर और अपराधी, अपराधी चोर, चोर अपराधी, है ना। तो एक चोर अपराधी होता है, लेकिन सभी अपराधी चोर हो ये जरूरी नहीं है, कुछ और चीज़ों में भी वो अपराध के मामले में आ सकते हैं ना, श्रेणी में आ सकते हैं। तो आप इसको समझ गए। और पुलिस यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। सारे क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, इन सारे को मैं आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहा हूँ, तो इस चीज़ें आप कर लोगे। ऐसे मैंने पिछले प्रैक्टिस सीरीज में भी ये सब बताया हुआ था। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, और इन सब को मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको दूँ, है ना। तो ये सब आप प्रैक्टिस करते रहिए। सुबह जल्दी उठकर सूर्य की ओर चलने लगती है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे कि एक डायरेक्शन बना लेंगे। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसा बना लेना है जो दिशा मार्ग है उसको, उसके बाद ही ऐसे क्वेश्चन को टच करना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एग्ज़ाम हॉल में भी बैठेंगे तो पहले सबसे पहले ये कर लेंगे, फिर उसके बाद देखिए अब क्या है, सुबह उठकर सूर्य की ओर चलती है, तो ये सूर्य की ओर चलेगी तो ईस्ट साइड में चलेगी दोस्तों, आपको पता हो गया। चलिए, कुछ समय बाद वो बाईं ओर से बाईं ओर मुड़ी, अब दायां और बाईं ओर मुड़ गई, यहाँ से चल के वो यहाँ इधर के साइड मुड़ गई, है ना। चलिए, फिर कुछ समय बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ गई, चलिए भाई दाईं ओर मुड़ गई। कुछ दूर जाने के बाद वो फिर से दाईं ओर मुड़ गई, अब इधर जा रही है तो इधर मुड़ गई। इस समय वो किस दिशा में बढ़ रही है। तो दोस्तों ये कौन सी दिशा में बढ़ रही है, तो ये साउथ की दिशा में बढ़ रही है ना। देखो ये साउथ की दिशा में बढ़ रही है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं दोस्तों, आप इसको ज़रूर एक बार मतलब टच करिएगा, और सबसे पहले ये वाला ज़रूर आप ट्राई करिएगा, है ना। ऐसे करने के बाद आप क्वेश्चन बनेगा तो बहुत ईजी हो जाएंगे। श्रृंखला में आने वाले अक्षर समूह का चयन करना है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। डी, ई के बाद एफ है, मतलब एक एक डिजिट को शिफ्ट किया हुआ है यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हैं। तो बहुत इजी है दोस्तों, ऐसे आप कर सकते हो। चलो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक्चुअली ये सब की एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी, तो आप देख सकते हैं, जिसमें इन सारे क्वेश्चन को मैंने ऐड ऑन किए थे। तो आप इजीली सब क्वेश्चन को देख सकते हो, बहुत इजी है। चलो, मैंने कोडिंग डिकोडिंग के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रखे थे सारे, तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक्चुअली देख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले हैं। मैंने ट्रिक भी बताई हुई थी, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है दोस्तों, किसी पिंड का सीमांत वेग किस पे निर्भर नहीं करता है दोस्तों, तो तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा वस्तु की त्रिज्या पर, श्यानता गुण पर, है ना, तरल के घनत्व पर, है ना, वस्तु के घनत्व पर, इस सभी पे निर्भर करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुदैर्घ्य तरंगे निम्न में से किस से होकर नहीं गुजर सकती है। तो दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे जो है वो निर्यात से होकर नहीं गुजर सकती है। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों उसके वक्रता केंद्र पर ही बनेगा दोस्तों। चलिए, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है दोस्तों, कितनी होती है? तो 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक के तरंगों के ध्वनि को हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे कहती हैं, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। और ये मनुष्य के कानों से नहीं सुनी जा सकती एक्चुअली में, है ना। कुछ ऐसे जानवर हैं जो इसको सुन सकते हैं दोस्तों, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सभी इतने रेंज के साउंड को सुन सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आप यहाँ पे न्यूटन का विषयक नियम, गति विषयक नियम न्यूटन का है दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन का है दोस्तों, है ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो विद्युत आकर्षण का नियम है वो ओम का यहाँ पे बता रहा है दोस्तों। विद्युत आकर्षण का नियम है दोस्तों वो कूलम का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। बाकी लॉगरिथम नियम जो है वो नेपियर का ही है दोस्तों। चलिए, किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? तो दोस्तों वो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान एक्चुअली क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है दोस्तों, दोनों का सम होता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सहसंयोजक बल कहा जाता है, सहसंयोजक बल कहा जाता है दोस्तों उसको, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, सहसंयोजक बल कहा जाता है। अगर वही विपरीत अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल होते तो असंजक बल कहा जाता दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है? तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव किसके लिए लागू होता है? वो सापेक्ष गति के लिए लागू होता है डॉपलर प्रभाव, याद रखिएगा दोस्तों, सापेक्ष गति के लिए। निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, करंट से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अनिल जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों ये गुजरात में पारित हुआ है। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये पहले दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे, जबकि इनके इस्तीफे के बाद विनय कुमार सक्सेना को नया उपराज्यपाल बनाया गया है दोस्तों। विश्व का पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराने जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। तो ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहां पे महिलाओं को सैनिटरी पैड से सैनिटरी प्रोडक्ट जो भी होंगे दोस्तों उसको निःशुल्क में प्राप्त दिया जाएगा दोस्तों? तो ये आपका स्कॉटलैंड है दोस्तों। स्कॉटलैंड में ऐसा एक कानून पारित किया गया है ना, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड। ये एक्चुअली 2020 में इसको पारित किया गया था दोस्तों, है ना। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है दोस्तों? तो ये जो पटरी वाले विक्रेता होता है ना, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता जो पटरियों पे अपना कुछ भी ठेला वेला जो भी कुछ लगा कर बेचते होते थे, है ना, तो उन सभी लोगों के लिए शुरुआत किया गया दोस्तों, है ना। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? RCEP समझौते में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो वो भारत है ना। अगर RCEP की फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो ये हो जाता है आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बन गया? वो है अंडोरा, है ना। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का थीम क्या है? दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप थीम वाला टॉपिक जरूर देख कर जाइएगा, है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप इसको याद कर सकते हैं, हंगर मतलब भूखा, भूखा होने से हम लोग खाने कहीं जाते हैं तो वहाँ पे न्योता देते हैं 101 रुपये का, तो ये बहुत ईजी रहेगा। चलिए, ये गांव वाला थोड़ा सा लैंग्वेज हो गया। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों? तो ये कहाँ पे
दर्ज की गई है तो वो दोस्तों कैमूर जिला है ना। 2021 के अनुसार, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वृद्धि कैमूर में हुई है दोस्तों, जो कि लगभग 31.56% है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। वही दूसरे स्थान पर आपका जमुई आ जाता है दोस्तों, जमुई, है ना, और तीसरे स्थान पर नवादा आ जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तीसरे स्थान पर नवादा और दूसरे स्थान पर जमुई दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा हाल ही में कौन सा देश बना है दोस्तों, तो वो 21वां जो बना है वो ईरान है दोस्तों, है ना। 21वां सदस्य देश बना है दोस्तों, एक्चुअली सॉरी, हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना है दोस्तों, तो वो कौन सा देश है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ईरान, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। जो एससीओ में हुआ था शंघाई सहयोग संगठन, है ना, शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को एससीओ का 9वां सदस्य देश बनाया गया है दोस्तों। इससे पहले एससीओ के सदस्य देश जो थे दोस्तों वो थे चाइना, रसिया, है ना, कजाकिस्तान, याद रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर आपका किर्गिस्तान, फिर भारत दोस्तों, है ना, भारत और पाकिस्तान भी है, याद रखिएगा। मतलब ये एशिया वाले ही कंट्री है, सेंट्रल एशिया के लगभग उसी के आसपास का है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल पहले 8 हुआ करते थे, अब इसमें एक ईरान को जोड़ लिया गया है, तो टोटल 9 सदस्य देश बन गए हैं दोस्तों एससीओ के। शंघाई कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये इनका नाम क्या है, साइमन कुजनेट्स, है ना, साइमन कुजनेट्स दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन रेगुलेट्स कौन करता है? तो दोस्तों वो है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, है ना, कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम समिति अधिनियम दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से किस उत्तक को चालन उत्तक कहा जाता है दोस्तों, कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, जाइलम। जाइलम जो है दोस्तों उसको चालक उत्तक कहा जाता है दोस्तों, जाइलम उत्तक। चलिए आपको पता ही है जल और मिनरल्स को रूट के माध्यम से पूरे पौधे में पहुंचाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देख ले होंगे म्यूटेशन का सिद्धांत डी ब्रिज, विकास का सिद्धांत डार्विन, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत डीबल टैटम, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो दोस्तों ये कोशिका का कौन सा जीव बना होता है दोस्तों, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, उपसभी। तो दोस्तों कोशिका के तो सभी बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। शरीर का कौन सा भाग अमोनिया की यूरेनिया में परिवर्तित हो जाता है? यूरिया में परिवर्तित हो जाता है एक्चुअली, सॉरी, तो ये यकृत है दोस्तों, यूरिया में परिवर्तित हो जाता है एक्चुअली में, है ना। लीवर एक विषैला पदार्थ होता है दोस्तों, अमोनिया। चलिए मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों अपेंडिक्स एक्चुअली मानव शरीर का बिना काम वाला अंग है दोस्तों, जिसका कोई काम नहीं होता है एक्चुअली में, है ना, और ये बढ़ने पे प्रॉब्लम भी कर देता है शरीर में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो दोस्तों ऐसा चांस है, पॉसिबिलिटीज़ है कि जो बच्चे का रुधिर वर्ग होगा दोस्तों वो ए और बी हो, है ना, ए और बी में से कोई हो। किस रोग के वक्रीति के लिए विंडाल परीक्षण विडल टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों विडल टेस्ट आपका टाइफाइड में किया जाता है दोस्तों। पादपों में मूलरोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो कहलाता है दोस्तों कौन सा? तो परासरण कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, ऑस्मोसिस एक्चुअली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पंछी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पंछी से भिन्न है, क्यों? तो दोस्तों इसका जो डायफ्राम होता है उसी के कारण ये दोनों भिन्न है दोस्तों।
है ना, डायफ्राम, मध्यपट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व तो कौन सा होता है दोस्तों? तो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट होता है दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है? सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे C614, 7N15 और 8O16, है ना, तो ये सम न्यूट्रॉनिक है दोस्तों। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो दोस्तों क्रायोलाइट जो होता है वो अल्मुनियम का अयस्क होता है, अल्मुनियम का। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो दोस्तों ये होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। भारी जल का अणु कितना होता है? अनुभार कितना होता है दोस्तों भारी जल का? तो होता है 20। कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है दोस्तों? नीला धोता होता है ना, नीला धोता। निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? देखते हैं दोस्तों कौन सा विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, एक्चुअली यही तो विस्फोटक होता है एक्चुअली। बाकी पोटेशियम क्लोराइड, TNT, TNG ये तीनों के नहीं होते हैं ना। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है दोस्तों? तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बड़ा है दोस्तों? तो अफ्रीका हो जाएगा। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, तो यहाँ पे अफ्रीका तो हो ही जाएगा, एशिया नहीं है तो। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी पर्वत में पाई जाती है? वलित पर्वत में पाई जाती है ना, क्योंकि जो आप अपना जो हिमालय है दोस्तों, हिमालय वो आपका वलित पर्वत में आता है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हिंद महासागर और लाल सागर की कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? तो बाबल मंदेव जल संधि है दोस्तों, बाबल मंदेव जल संधि यही जोड़ती है दोस्तों। चलिए पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान स्थल क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ है दोस्तों, याद ही होगा आपको। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है? तो किससे होता है दोस्तों? तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है एक्चुअली क्या है, देखिए ये भारत का पूरा नक्शा है। तो ये वाला जो मानसून यहाँ से उठता है ना, तो ये एक्चुअली यहाँ वेस्टर्न घाट का जो पहाड़िया है यहाँ पे, तो इससे टकराकर फिर ऐसे रिटर्न होकर ये अपना ऐसे रूट लेकर और ये ऐसे ही हम लोग बे ऑफ बंगाल के माध्यम से बिहार में भी इन करता है दोस्तों, है ना, यही मानसून याद रखिएगा। तो इससे सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों, है ना। 95% भारत में जो वर्षा होती है दोस्तों इसी मानसून से होती है, याद रखिएगा। चलिए दक्षिणी पश्चिमी से। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल है, आपको पता ही है। लगभग ये 75% होल्ड करता है प्रोडक्शन को, 76% एक्चुअली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है? नहीं है। कृष्ण की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जो एक्चुअली दिया हुआ तेल जो है दोस्तों वो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, बाकी सारे के सारे तो हैं ही। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? तो होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कही थी? तो दोस्तों आइवर जेनिक्स का ये कथन था दोस्तों, है ना, आइवर जेनिक्स का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों? तो ये 42वां संविधान संशोधन था। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रतिक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है दोस्तों? तो जब भारत के जो राष्ट्रपति है वो जब इसकी सहमति दे देते हैं उसके बाद ही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसको हम लोगों ने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी इसको पढ़ा था दोस्तों, सेम क्वेश्चन था। चलिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक रूप से कौन होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो राज्यपाल हो जाते हैं संवैधानिक रूप से एक्चुअली, बाकी आपको तो पता ही है।
भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों तो संसदों द्वारा ही हटाया जा सकता है, महाभियोग चलाकर, है ना, आर्टिकल 61 के तहत। चलिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उससे प्राप्त ना हो सके कितना दोस्तों? तो 1/6 मत, जो वैध मत होती है उसके 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं होता है तो क्या वो जो भी अपना जमानत राशि के रूप में पैसे दिए होंगे उसको भी प्राप्त नहीं हो कर पाएगा वो, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो दोस्तों क्या होती है वो 65 वर्ष होती है दोस्तों, है ना। ये आर्टिकल 124 का 2 में ऐसा बताया गया है ना दोस्तों, 65 वर्ष होती है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लेते हैं। राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 170 में वर्णित है। चलिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है ना उसका नाम क्या है दोस्तों? तो है अप्सरा, याद रखिएगा दोस्तों, अप्सरा। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो दोस्तों वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों? तो बांग्लादेश का है। अगर वही हम लोग बात कर ले फ्रांस की तो वो लिली है दोस्तों, याद रखिएगा, लिली, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, लिली। जापान का क्या है दोस्तों? गुलदाउदी है, गुलदाउदी, है ना। अगर वहीं भारत की बात कर ली जाए तो यहाँ पे अशोक स्तंभ आ जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय पशु है, भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगर वही हम लोग बात कर ले दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? तो वह है डॉल्फिन। अगर भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु की बात कर ली जाए तो वह हाथी हो जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है राष्ट्रीय पंचायत, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है नेपाल के संसद को दोस्तों। फेडरल असेंबली कहाँ के संसद को बोला जाता है दोस्तों? तो वह है स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड। और वही अगर जातीय संसद की बात कर ली जाए तो ये बांग्लादेश के संसद को बोला जाता है। नेशनल असेंबली तो ये फ्रांस के संसद को बोला जाता है दोस्तों, है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड का जिनेवा में स्थित है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय, तो ऐसे से आप कोरिलेट करके भी रिवाइज कर सकते हो ना। एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो श्रमिक की स्थिति और सुधार, जो श्रमिक है उनकी स्थिति और सुधार में, जिससे उनके जीवन स्तर में एक अच्छा फर्क पड़े, यही उनका उद्देश्य है दोस्तों। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है दोस्तों? तो ये तो सभी से बनता है पर्यावरण, जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक एक्चुअली। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ईपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो दोस्तों आपको पता ही है, इको मार्क की शुरुआत की गई दोस्तों, है ना, पहचान करने के लिए। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है दोस्तों, जो कि लगभग 97% हिस्से में यही कवर करता है दोस्तों, पूरे अर्थ का, है ना, याद रखिएगा। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम बताना है। तो दोस्तों क्या होता है, पहले स्वपोषी होंगे कुछ, उसके बाद शाकाहारी कुछ होंगे, है ना, और फिर मांसाहारी हो जाएंगे। तो स्वपोषी को डाइटम बोला जाता है दोस्तों, है ना। फिर जो शाकाहारी होते हैं उसको क्रस्टेशिया बोला जाता है दोस्तों, और जो मांसाहारी होते हैं उसको हेरिंग बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो अंग्रेजों की प्रभुत्ता थी उसको स्थापित करना ही इनका उद्देश्य था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था दोस्तों? तो ये दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित था, है ना, क्योंकि मद्रास में ही अप्लाई किया गया था। मैं सबसे पहले 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न था कि अवध के एरिया को जो डलहौजी ने हड़पा था ना कुछ शासन का प्रयोग करके, तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न था, क्योंकि अवध से सबसे अधिक सैनिक थे, भारतीय सिपाही थे दोस्तों, और उनको ये कहीं ना कहीं एक लगा था कि मेरे जो भूमि है, मेरी जो मातृभूमि है, उस एरिया को इन लोगों ने हड़प लिया, और बहुत सारे मतलब रीजन और भी रहे थे, है ना। तो ये भी एक कहीं ना कहीं पॉइंट था दोस्तों। और उस समय ये कहा जाता था कि अवध के मतलब हर एक परिवार से एक सैनिक रहा होगा दोस्तों, है ना, ये भी याद रखिएगा। अवध के हर एक परिवार से, हर एक घर के हर एक परिवार से एक सैनिक रहा होगा, मेंबर एक कोई ना कोई, क्योंकि वहाँ से लगभग 75,000 सैनिक थे दोस्तों। और उस समय पूरा इंडिया से लगभग 75,000, मतलब 75 क्या बोलूँ, 2.5 से 3 लाख सैनिक बन रहे होंगे, और उसमें 75,000 लगभग बस केवल एक ही राज्य आपका अवध से थे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो इस वजह से इन्होंने बाद में क्या किया कि अवध से सैनिकों की भर्ती को रोक दिया दोस्तों अंग्रेजों ने, और दूसरे जगह से लेने लगे, गोरखा वाले एरिया से लेने लगे, पंजाब का ऊपरी वाला हिस्सा से लेने लगे, है ना। तो ये सब रहा था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो थे शिव नारायण अग्निहोत्री, है ना, शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कही थी दोस्तों? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। एक्चुअली गरम दल के नेता थे दोस्तों, और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कही थी दोस्तों, है ना। अब एक्चुअली बात कर ले कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, है ना। 1885 को 28 दिसंबर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जिसके अध्यक्ष W.C. बैनर्जी थे, याद रखिएगा दोस्तों। और बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता थे दोस्तों जो कि उस समय के सबसे प्रमुख नेता थे, लेकिन फिर भी ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। चलिए, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, मुंडक उपनिषद से, याद रखिएगा दोस्तों। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है ना, याद रखिएगा। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है दोस्तों। चलिए, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है ना, याद रखिएगा। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो वो इल्तुतमिश था दोस्तों। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, और इसके पहले ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था दोस्तों, 1576 में हुआ था, है ना, याद रखिएगा। और ये आपका महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था दोस्तों, है ना। एक्चुअली इसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी, और अकबर का तो इस युद्ध का मतलब पर्पस ही था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना है एक्चुअली, सॉरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों? तो ये आपका मिलता है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख ये मिलता है दोस्तों कठोपनिषेध, है ना, कठोपनिषेध में मिलता है दोस्तों, कठोपनिषेध में मिलता है एक्चुअली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ तो पूर्व आर्यकाल से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता में भी मूर्ति पूजा प्रचलित थी दोस्तों, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो में इसके साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों। एक मुहर पे अंकित देवता की आकृति मिली थी, है ना। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि ये बहुत ही पूर्व आर्यकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको रेगुलर वाइज प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों।
चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।